उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मसूरी प्रेस क्लब स्मारिका लोकार्पण और सम्मान समारोह में मसूरी की 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश उत्तराखंडी, स्वास्थ्य सेवा में मोहन सिंह खत्री, समाज सेवा में ग्राम प्रधान क्यारा कुली भट्टा, कौशल्या रावत, शिक्षा के क्षेत्र में मनोज रयाल, खेल के क्षेत्र में सैमुअल चंद्र को मुख्य अतिथि प्रदेश के कबीना मंत्री गणेश जोशी ने स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी ने ये कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और समाज को पत्रकारों से बड़ी अपेक्षा रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार जिम्मेदारी के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने मसूरी प्रेस क्लब को भरोसा दिया कि उनकी मांग को हर संभव तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पत्रकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और समाज सेवा में 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। सभी प्रतिभाओं को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। तमाम क्षेत्रों से लोगों को सम्मानित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतीक चिन्ह, शॉल, गुलदस्ता और तमाम चीजें भेंट कर उनके सम्मान को बढ़ाते हुए गणेश जोशी ने सम्मानित किया। आपको ये भी बता दें कि कई क्षेत्रों से ये सम्मानित किया गया है और इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे जो वो गणेश जोशी रहे। उन्होंने पत्रकार समाज का दर्पण होता है ये कहा और ये भी कहा कि समाज को पत्रकारों से बड़ी अपेक्षा रहती है। पत्रकारों की जो जिम्मेदारी है वो चुनौतियों भरी होती है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए ही निष्पक्ष पत्रकारिता करना उनका कर्तव्य होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भरोसा दिलाते हुए कि जो भी मांगे रहेंगी वो सब संभवतः पूरा करने का प्रयास उनकी सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से जरूर किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भटाना मंगलौर विधानसभा के नारसन कला पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए और आर्य समाज मंदिर पहुंचकर एक जनसभा को भी संबोधित किया। करतार सिंह भटाना ने कहा कि मंगलौर विधानसभा विकास से कोसों दूर है। देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं मंगलौर विधानसभा से जीत कर जाता हूं और यहाँ के लोगों से जो विकास के वादे करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इधर राजधानी दून में हर सोमवार को जिलाधिकारी आम जनमानस की शिकायतों को सुनते हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने यह बताया कि लगभग 112 शिकायत आई हैं। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बिजली पानी से संबंधित हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख और सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने बजट से संबंधित अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रस्तुत प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, संस्कृति, उद्यान, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी सदस्यों के प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित सुझाव भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और बजट का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने ये कहा कि विभिन्न मुद्दे बैठक के दौरान उठे हैं। जो भी मुद्दे, जिन समस्याओं की जिन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए हैं, उन मुद्दों के निस्तारण के लिए काम किया जाएगा।
कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचल में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बैठक ली। बागेश्वर जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरेश भट्ट ने प्रभारी सीएमओ बागेश्वर अनुराधा हयाकी को उस जिला अस्पताल बागेश्वर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं में प्रसव के दौरान महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं पाई गई है। जिला अस्पताल बागेश्वर के डॉक्टर्स को निर्देश देते हुए सुरेश भट्ट ने कहा कि बागेश्वर जिला अस्पताल को रेफर सेंटर के नाम से बदनाम नहीं होने दें, अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर न करें। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों के साथ तालमेल बनाकर चलें। ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के साथ कैंप लगाकर ग्रामीणों को रूटीन की दवाइयां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। मॉनसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए जिला स्वास्थ्य महकमा एक्शन मोड में काम करने के लिए तैयार है और जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इस बीच डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि पूर्व में ही हमने एक्शन प्लान को तैयार कर लिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सोमवार से आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया के प्रति जागरूक करेंगे और घरों जहां भी कहीं पानी भरा हुआ होगा तो उसके हटाने के लिए भी लोगों को हम जागरूक करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर वन विभाग के अधिकारी डॉक्टर धनंजय मोहन ने ये कहा है कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वनाग्नि का एक भी मामला देखने को नहीं मिला, जिससे बहुत ज्यादा राहत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदायों को भी जोड़ रहे हैं और सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के तहत हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि सॉइल इरोजन पर काबू पाया जा सके। उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुरुआती दिनों में हल्की बारिश जबकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने यह बताया कि प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 27 जून से इसमें अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी और अधिक ऊंचाई वाले जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल साथ ही देहरादून में भी कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। सत्ताईस जून से मॉनसून में बदलाव आ सकता है और साथ ही साथ 27 जून से अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी। अधिक ऊंचाई वाले जो जिले हैं, आपको बता दें पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, साथ ही साथ देहरादून में भी ये शामिल है कि कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ये पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, जिसने ये कहा है कि अब कुछ वक्त बाद कुछ आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। प्री मॉनसून की बात करें तो उसकी शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। लगातार प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा रही है, लेकिन अब संभावना ये जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, जिस तरह का पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है उसमें ये सामने आ रहा है कि प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश देख सकते हैं और उसके बाद भारी बारिश देखने को मिलेगी। सीमांत खटीमा विकास खंड क्षेत्र के सैजना गांव में खेत में धान की रुपाई कर रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने के कारण मौत हो गई। बिजली गिरने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह अचानक दोनों भाई बहन के ऊपर
आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वो दोनों खेत में ही मूर्छित हो गए। पास में काम कर रहे परिजनों के द्वारा उन्हें आनन फानन में खटीमा के उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए खटीमा के तहसीलदार हिमांशु जोशी ने यह बताया कि मृतक के परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है। टांडा रेंज के जयनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। टांडा रेंज जंगल से पास में आबादी क्षेत्र जयनगर गांव में हाथी भटकता हुआ पहुंच गया, जहां एक खेत में घास चरने के दौरान 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इस दौरान वन विभाग के एसडीओ मयंक मेहता ने ये कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बिजली विभाग को लटकता हुआ तार को हटाने और सही करने के लिए कई बार गुहार लगाई गई, परंतु बिजली विभाग ने कभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। तो टांडा रेंज के जयनगर का ये बड़ा हादसा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक हाई वोल्टेज की लाइन के चपेट में आने से एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। 11,000 का वोल्टेज की लाइन थी, जिसकी चपेट में एक हाथी आ गया और ये दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में कई टीमें वहां पहुंची, वन विभाग की तरफ से अधिकारी वहां पहुंचे और ग्रामीण भी एकत्रित हुए और ग्रामीणों ने साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया कि लगातार ये शिकायतें की जा रही थी कि जो बिजली का तार है वो लटक रहा है, उसे ठीक किया जाए, इसका निदान किया जाए, इस समस्या को दूर किया जाए। लेकिन बिजली विभाग ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इस नजरअंदाजी की वजह से, उनकी बातों को ना सुनने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक हाथी की मौत हो गई। तो आपको ये भी बता दें कि 11,000 वोल्टेज की ये लाइन थी, जिसकी चपेट में एक हाथी आ गया। टांडा रेंज के जयनगर का ये हादसा है, जहां पर भटकते भटकते एक हाथी वहां पहुंच गया और जिसके चलते वो एक हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया। और लगातार इस बात को लेकर ग्रामीण भी शिकायत करते नजर आए। वन विभाग अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया कि बिजली विभाग की नजरअंदाजी, अनदेखी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। बिजली विभाग को इस बारे में कई बार बताया गया, उनसे गुहार की गई कि इसे तार को हटाया जाए, इसे सही किया जाए, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा करते हुए इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और ध्यान ना देने की वजह से ये एक बड़ा हादसा हो गया। पौड़ी शहर की एक महिला समूह ने पर्यटन नगरी को उसका वजूद दिलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी के नेतृत्व में पौड़ी शहर के शिक्षा विभाग के पीछे उतीश धारा के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत महिला समूह ने गुलदार का संभावित ठिकाना बनती जा रही झाड़ियों को काटकर साफ किया। इसके साथ ही कूड़े को एकत्र कर उसका निस्तारण भी किया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं समूह ने लोगों से क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की अपील की और आगे भी इसी प्रकार से अभियान को जारी रखते हुए क्षेत्र में पेड़ और फूल लगाने की भी बात कही है, जिस पौड़ी शहर को फूलों की घाटी की तर्ज पर सुंदर शहर बनाया जा सकेगा। उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए देहरादून संभाग ने चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया है। इसी को देखते हुए आरटीओ
एनफोर्समेंट ने शहर के विभिन्न चौराहे पर चालान काटने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट राजेंद्र बिराटिया के अनुसार लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों की ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है और ओवरलोडिंग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ कई लोग दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शहर के कई इलाकों में और नेशनल हाईवे पर लोग व्हाइट पट्टी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। शहर में तो ये जाम का कारण बनता है और नेशनल हाईवे पर ये दुर्घटना का कारण बनता है। इस पर भी चालान किया जा रहा है। वहीं एनफोर्समेंट अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 21,000 चालान किए और लगभग 450 के आसपास वाहन सीज किए गए। वहीं जिन वाहनों का चालान काटा जाता है उनके मालिकों को ये बताया जाता है कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत करने से बाज आएं। रवि बडोला हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का लेखा जोखा तैयार कर लिया है जिसके सहारे पर रवि बडोला को गोली मारी गई थी। जैसे ही बात सामने आई तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी हुआ है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने यह कहा है कि जो काम न्यायपालिका का है उसे न्यायपालिका को ही करने देना चाहिए। देहरादून के डोभाल चौक में 34 साल के रवि बडोला को गोली मारी गई थी। जैसे ही ये गोली कांड हुआ उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया और जिस व्यक्ति के इशारे पर गोलियां चलाई गईं उसको लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त होती नजर आ रही है। साथ ही अब उसे व्यक्ति की संपत्तियों का भी लेखा जोखा निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी उसकी कई अवैध संपत्तियों में सरकारी बुलडोजर चल सकता है। तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो काम न्यायपालिका का है उसे न्यायपालिका को करने दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो केस सामने आया था रवि बडोला हत्याकांड का, इसमें प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का पूरा लेखा जोखा तैयार करना शुरू कर दिया है कि कहां पर क्या संपत्ति है और आगे की कार्रवाई सीज करने की होगी। अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जिसने रवि बडोला को गोली मारी थी और जिसके इशारे पर गोली मारी गई थी उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे आने वाले वक्त में उस व्यक्ति की संपत्तियों पर भी सरकार की नजर है। आगे आने वाले वक्त में सरकार उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर सकती है। जनपद नगर और देहात क्षेत्र में वृहद स्तर पर दून पुलिस का सत्यापन अभियान चला। बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और घरेलू काम करने वालों का सत्यापन किया गया। बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने लाया गया। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 394 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। 39 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना हुआ। अभियान के दौरान कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 262 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की गई। 146 व्यक्तियों का पुलिस में चालान भी किया गया। जब रखवाले ही चोर बन जाएं तो फिर संस्थाओं का क्या होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। रुद्रपुर में गुरु नानक शिक्षा समिति में भी यही खेल हुआ है। समिति मैनेजर गुरमीत सिंह और अध्यक्ष दिलराज पर 32 लाख के गबन का आरोप लगा है। दोनों आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं और जिससे उनके ऊपर कोषाध्यक्ष अमनदीप सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती नजर आ रही है। मामले की जांच कर रही एसएसपी निहारिका तोमर की माने तो दोनों आरोपी 2 बार नोटिस के बाद भी अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। अगर दोनों ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।